बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। आज मैं आपको साले अव्वल के उर्दू का मज़मून है, उर्दू के शेरी इस्तिलाहात के बारे में बताऊंगी। उर्दू के पेपर में ये 5 नंबर के MCQs जो हैं वो शेरी इस्तिलाहात में से आते हैं और 5 अरबी इस्तिलाहात से आते हैं। अरबी इस्तिलाहात में तशबीह, इस्तारा और तलमीह है, जबकि शेरी इस्तिलाह में मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ और मतला, मख्तार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये शेरी इस्तिलाहात क्या हैं? इस्तिलाहात किसे कहते हैं? जब कोई लफ्ज़ लुग़वी मानी की बजाय लुग़वी मानी की बजाय किसी ऐसे मखसूस मानों में इस्तेमाल हो जिसके बारे में माहिरीन इल्म फ़न मुत्तफ़िक़ हों तो उसे इस्तिलाह कहते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि इस तरह इल्म और फ़न की अपनी मखसूस जो इस्तिलाह होती हैं तो इनकी मदद से हम उस इल्म को या फ़न को आसानी से समझ सकते हैं। तो अरबी इस्तिलाहात में बताया कि तशबीह, इस्तारा और तलमीह है। तो शायरी की भी अपनी इस्तिलाहात हैं जिनको हम समझकर शायरी के बारे में आसानी से समझ जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि शायर हमें अपने अशार में क्या कहना चाहता है और किस वज़न में जो है वो शेर कह रहा है। तो शेरी इस्तिलाह में मिसरा किसे कहते हैं? मिसरा की लफ्ज़ी मानी है दरवाजे का एक कबाड़, यानी कि दरवाजा है, उसके 2 पार्ट हैं, 2 कबाड़ हैं, तो उसका जो एक कबाड़ है उसको मिसरा कहते हैं। ये सिलेबस में आपके शायद में अगर मौजूद नहीं है या किसी भी में, लेकिन याद रखिएगा कि मिसरा की लफ्ज़ी मानी एक दरवाजे का कबाड़ है। ये आपको बोर्ड के पेपर में MCQs आ सकता है। ये पेपर में आया हुआ है कि दरवाजे का एक कबाड़ क्या कहलाता है शायरी में, तो ये आप फिर इसको मिसरा को कहेंगे या मिसरा का मानी क्या है? दरवाजे का एक कबाड़। तो ये है उसकी लफ्ज़ी मानी। लेकिन इस्तिलाही तौर पर शेर का जो आधा हिस्सा होता है, यानी कि शेर की एक सतर जो होती है उसको मिसरा कहते हैं। तो ये है मिसरा की छोटी सी मुख्तसर सी तारीफ। तो बाज़ औक़ात शायरों के जो मिसरा है या शायरी में जो है कोई एक मिसरा जो है वो बहुत ही मकबूल और आम हो जाता है और वो सनद की हैसियत इख्तियार कर लेता है। जैसे मिर्ज़ा खान दाग की गज़ल में से है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते, ये मिसरा भी बहुत मकबूल है कि जब आप किसी को आपके महफिल में, अपनी मजलिस में, आपके किसी भी इवेंट पे अगर कोई आपका दोस्त कोई अहबाब कोई अपना जो है वो देर से आए तो अमूमन जो हम कह देते हैं कि बहुत देर की मेहरबान आते आते। इसी तरह दाग की इसी गजल का ये मिसरा है, आती है उर्दू जुबान आते आते। ये मक्ता का शेर है जिसमें नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबान आते आते। उर्दू जुबान की अहमियत के बारे में बताया है कि उर्दू ज़बान जो है वो इतनी आसान नहीं या आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है, इसको समझना मुश्किल है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। तो दाग में उर्दू ज़बान की अहमियत के बारे में ये जो है मिसरा कहा, तो ये भी मकबूल आम है। इसी तरह ये इकबाल का शेर है देखने की चीज़ से बार बार देख, यानी कि कोई ऐसी मशहूर मारूफ चीज़ है, कोई खूबसूरत चीज़ है तो सुकर कह देते हैं कि है देखने की चीज़ से बार बार देख। तो ये पहचान के लिए आपको चंद मिसालें जो दी हैं वो दी हैं। तो इसकी अलामत देखिएगा कि आइन और इसको ऐसे कर देते हैं, ये इसकी अलामत है। ये भी पेपर में आया कि आ सकता है आपको कि इस मिसरा की अलामत जो है वो कौन सी है। तो शेर के बाद शेर क्या है? मिसरा के बाद शेर किसे कहते हैं? इसकी लुग़वी मानी है जानना बूझना। लुग़वी मानी यानी कि हकीकी मानी डिक्शनरी के लिहाज से कि जानना बूझना, लेकिन इस्तिलाही तौर पर शेर उस कलाम मौजू को कहते हैं जिसमें तासीर और हुस्न अदा हो। तासीर यानी कि वो शायरी, वो शेर जो शायर अपने जो जज्बात और एहसासात का इजहार करता है, वो अपने अशार में बयान करता है, तो वो पढ़ने वाले का किसी कारी पर असर करता है, तो असर करने को कहते हैं तासीर। हुस्न अदा यानी कि उसमें खूबसूरती है, हुस्न है कि पढ़ने वाला जो है उससे मुतासर होता है, उसको शेर कहते हैं। तो 2 मिसरों के मजमूए को, यानी कि मिसरा एक हिस्सा है, आधा हिस्सा यानी कि एक सतर को कहते हैं। तो जब 2 मिसरे हो जाएंगे तो उस मजमूए को शेर कहते हैं। तो ये बल्कि उर्दू शायरी में
अक्सर शोहरा का एक शेर जो है वो भी बहुत ही मकबूल आम हो जाता है। जैसे बहादुर शाह जफर का ये शेर है कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। यानी कि जिंदगी मुख्तसर है, 4 दिन की जिंदगी है, उसके बारे में ये उन्होंने शेर लिखा है, तो ये भी मकबूल है। इसकी अलामत क्या है कि ये अलामत इसकी ऐसे इसको लिख के इसको करते हैं, ये भी आपको पेपर में आ सकता है। तो शेरी इस्तिलाहात में हमने मिसरा और शेर पढ़ा। काफिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है पीछे पीछे आने वाला। अंडरलाइन किया है, ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बोर्ड में आपको आता है कि काफिया की लुग़वी मानी क्या है, पीछे पीछे आने वाला। अशार के आखिर में आने वाले जो हम वजन और हम आवाज अल्फाज हैं, यानी कि वजन के लिहाज से एक जैसे हों और उनकी सोच यानी कि उनकी आवाज भी एक जैसी हो, तो उनको काफिया कहते हैं। ये भी आपको बोर्ड के पेपर में आ सकता है कि हम वजन और हम आवाज अल्फाज को क्या कहते हैं, काफिया कहते हैं। अगर शेर में रदीफ है तो रदीफ से पहले काफिया आता है, यानी कि अगर रदीफ है तो रदीफ से पहले आता है। अगर रदीफ नहीं है तो फिर ये शेर के आखिर में आता है, यानी कि शेर के आखिर में काफिया आता है। ये भी पेपर में आता है कि काफिया कहाँ आता है, शेर के शुरू में, दरमियान में या आखिर में। तो काफिया जो है वो हमेशा रदीफ से पहले आता है, रदीफ नहीं है तो फिर रदीफ के बगैर भी आ सकता है, तो ये शेर के आखिर में आता है, तो रदीफ के बगैर काफिया आ सकता है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायरी में काफिया का होना जरूरी है, यानी कि ये भी एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि शायरी में काफिया का होना जरूरी है कि नहीं है, तो ये काफिया का होना जरूरी है। अलबत्ता रदीफ की पाबंदी नहीं है, यानी कि अगर शायर रदीफ कहना चाहता है तो ठीक है, उसको खूबसूरती पैदा करने के लिए या वजन करने के लिए वो रदीफ का इस्तेमाल कर रहा है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर रदीफ को नहीं कर सकता तो काफिया का होना जरूरी है। इसके बगैर जो है वो गजल का खूबसूरती नहीं आती, गजल जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो गजल में काफिया मतला के दोनों मिसरों के आखिर में, यानी कि अगर मतला है गजल में पहला शेर हम काफिया और हम रदीफ है तो उसके आखिर में आता है, और बकिया अशार के हर दूसरे मिसरे में आता है, यानी कि गजल की पूरी गजल में नहीं आता बल्कि पहले शेर के दोनों मिसरों में आता है, और फिर बाकी गजल के जो बकिया अशार हैं जो है उसके हर दूसरे मिसरे में काफिया आता है। तो ये मिसाल जो है वो देखिएगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इकबाल का शेर है कि अयाज और नवाज क्या है, काफिया है, यानी कि अयाज और नवाज काफिया हैं। तो इस शेर में रदीफ नहीं है, देखिएगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अयाज नवाज दोनों काफिया आ गई हैं, तो इसके बाद रदीफ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो दूसरा शेर है नासिर काज़मी का शेर है कि दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। इसमें देखिए उठी और चली, उठी चली काफिया है, जबकि है अभी ये काफिया के बाद आने वाले हम शक्ल अल्फाज जो हैं वो रदीफ हैं। यानी कि ये आपको पेपर में ये शेर आ सकता है कि इसमें आपको 2 एमसीक्यूज बनते हैं कि इसमें काफिया की पहचान करें, उठी और चली, और रदीफ की पहचान अगर सवाल आए तो फिर है अभी, ये इसमें है अभी रदीफ है। तो ये गजल में काफिया रदीफ का, कसीदा में काफिया रदीफ का होना जरूरी है, जबकि आजाद नज़्मों में काफिया का होना जरूरी नहीं है। रदीफ भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके लुग़वी मानी है घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। ये भी आपको बोर्ड में एमसीक्यूज आ सकता है, ये बहुत ही अहम सवाल है कि लुग़वी मानी क्या है, घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। अब देखिए ये काफिया के बाद आता है, इसलिए इसे कहा है कि रदीफ का लफ्ज़ इस्तेमाल आया है कि घुड़सवार के पीछे बैठने वाला। आगे कौन जा रहा है, घुड़सवार है, तो उसके पीछे जो है वो बैठा हुआ है, वो क्या है, रदीफ है। यानी कि काफिया
جو ہے وہ آگے ہے اور اس کے پیچھے اس کے بعد آ رہا ہے ردیف، تو اس لیے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ یہ اس کا قافیہ کے بعد بغیر کسی تبدیلی کے، یاد رکھیے گا، بغیر کسی تبدیلی کے، یہ تبدیل نہیں ہوتے، جو کہ تم آتے ہیں، جو کہ تم یعنی کہ بالکل ویسے ہو بہو جو پہلے مصرے میں ہے تو وہی مطلب کہ دوسرے مصرے میں ہوگا، اور غزل کے ہر دوسرے شعر مصرے میں موجود ہوگا، تو جو کہ تم دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ اس کی پہچان کیا ہے کہ یہ ہم شکل ہوتے ہیں، جیسے قافیہ کا بتایا ہے کہ وہ ہم وزن اور ہم آواز ہوتے ہیں، تو ردیف جو ہے وہ ہم شکل ہوتے ہیں۔ یہ اس کی پہچان ہے کہ یہ بغیر کسی تبدیلی کے آتے ہیں، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوتی، بالکل ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، اس لیے ہم شکل الفاظ ہیں۔ جس شعر میں ردیف ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مردف۔ یہ پیپر میں آپ کو آ سکتا ہے MCQs کہ جس شعر میں ردیف ہوتا ہے اسے مردف کہتے ہیں، اور جس شعر میں ردیف نہیں ہے تو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ یہ دونوں آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ MCQs میں آ سکتے ہیں۔ مردف ردیف ہے اور غیر مردف ردیف نہیں ہے۔ یہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، ردیف میں ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی، یعنی کہ 7 سے 8 الفاظ بھی آ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر شاعر اپنے شعر میں ردیف استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پابند نہیں ہے کہ وہ ایک لفظ استعمال کرے یا 2 الفاظ یا 3 الفاظ یا 5، یعنی کہ پابند ہی نہیں ہے، 7 سے 8 الفاظ پر بھی مشتمل ہوتے ہیں۔ شاعری میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ پہلے بھی قافیہ میں بتایا کہ شاعری میں قافیہ کا ہونا ضروری ہے، ردیف کی پابندی نہیں ہے، تو شاعری میں ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ غزل میں مطلع کے دونوں مصروں میں اور بقیہ اشعار میں ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آتا ہے، جیسے کہ قافیہ کا بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں آتا ہے اگر ردیف نہیں ہے، اگر ردیف ہے تو پھر وہ ردیف سے پہلے آتا ہے، اور جبکہ جو ردیف ہے مطلع کے دونوں مصروں کے آخر میں آئے گا، اور پھر جب بقیہ اشعار ہیں اس کی ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آتا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے گا کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اس میں عشق الہی ہے کہ شاعر اپنے محبوب حقیقی سے کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں آ کر میں نے جدھر بھی نگاہ دوڑائی ہے، جہاں بھی دیکھا ہے، اے اللہ تو ہی مجھے نظر آیا ہے۔ ادھر ادھر جدھر قافیہ ہیں تو دیکھا دیکھا دیکھیے گا کہ ہم شکل ہیں، بغیر کسی تبدیلی کے آیا ہے، تو اس میں دیکھا ردیف ہے، یہ ایک ہی جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے، دیکھا ردیف۔ تو دوسرا شعر جو مومن کا ہے کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو۔ یہ دیکھیے گا اس میں ردیف کے الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں، 7 الفاظ جو ہیں وہ اس میں ردیف کے ہیں، تو یہ شاعر جو ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو پیپر میں شعر بھی آ سکتا ہے کہ شعر لکھا ہوگا، مصرع لکھا ہوگا، تو اس میں سے قافیہ یا ردیف کی پہچان کریں، یہ دونوں MCQs آپ کو آ سکتے ہیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ تو یہ ہم نے شعری اصطلاحات میں قافیہ ردیف پڑھا، مطلع، مقطع اور تخلص کے بارے میں ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔